The theory which was been propounded by George William Frederick Hegel, सबको पता रहेगा कि किसी भी चीज का दो साइड होता है, अच्छा बुरा, सही गलत, जस्ट अनजस्ट, फेयर अनफेयर, गुड बैड। तो उसी प्रकार से जो पहले साइड को देखते हैं उसको कहा जाता है थीसिस। फिर जब दूसरे साइड को देखते हैं तो उसको कहा जाता है एंटीथीसिस। और पहले और दूसरे साइड में से देखकर जो साइड सही लगा उसको बोला जाता है सिंथेसिस। बराबर है कि नहीं? लेकिन जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीजल का ये जो कॉन्सेप्ट था कि दो साइड को देखना चाहिए, इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है डायलेक्टिक्स। क्या बोलते क्या बोलते हैं बच्चे लोग? डायलेक्टिक्स। डायलेक्टिक्स। इसको बोलते हैं डायलेक्टिक्स। ओके, तो लेट्स सी द कॉन्सेप्ट ऑफ Hegel. Okay, according to Hegel, grasping the meaning of any event happens in terms of two direct opposites, good and bad. दोनों opposite है ना, बराबर है कि नहीं? True and false, right and wrong, all these are opposites, correct? So two big opposites हैं. Yes, human mind cannot understand the true nature of that event without understanding the opposites. तो जब तक तुमको दुख क्या होता है नहीं पता तो तुमको सुख का अनुभव नहीं होगा, और जब तक तुमको सुख नहीं पता तो दुख का अनुभव नहीं होगा। Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So in order to understand one thing you should also understand the other thing, then only you will understand, है ना? सही क्या है ये जानने के लिए गलत क्या होता है ये तुमको जानना जरूरी है। अगर गलत क्या है ये नहीं पता तो तुम नहीं बता सकते हो कि नहीं सर यही सही है करके। Getting the point? Yes. 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 Every topic, every saying will have two aspects. दो पहलू होता है उसका, फर्स्ट एंड द सेकेंड। ओके, तो फर्स्ट जो होगा वो एक चीज होगा और उसके टोटली अपोजिट में क्या होगा, द सेकेंड वन। ओके, तो ऐसा बोल सकते हैं कि दो डिफरेंट पॉइंट्स है यहाँ पे, ठीक है? ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकेंड पॉइंट है, ठीक है? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज दिस। ओके, चलो। हाँ, मैंने हाथ दिखा के किया तो मेरे ख्याल से तुमको नहीं समझा रहेगा। मैं बता रहा था यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज दिस पॉइंट, है ना? तो ये पॉइंट क्या है ये समझने के लिए तुमको ये पॉइंट भी समझना चाहिए। ओके, दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग। ओके, आई विल जस्ट रिमूव इट। ओके, लेट्स start again. It is good to know this. Okay. So according to Hegel, grasping the meaning of any event happens in terms of two direct opposites. कोई भी इवेंट का दो हैपनिंग्स होता है, एक हैपनिंग नहीं होता, दो हैपनिंग होता है, अच्छा बुरा, सही गलत, ठीक है? हाँ, वो अच्छा हुआ है बुरा हुआ ये जानना है हमको, और ये लास्ट में हम जानेंगे, ठीक है? Are you getting the concept? Yes. Yes, sir. Yes, sir. चलेगा, चलो आगे बढ़ते हैं। Human mind cannot understand the true nature of the event without understanding the opposites. For example, true, false, good, bad, etc. In order to understand the true nature of thing, one needs to know both true and false. तो एक चीज को समझने के लिए दूसरा चीज भी समझना जरूरी है, यही हीजल ने कहा। सिमिलरली गुड एंड बैड, तो ट्रू एंड फॉल्स में तुमको ट्रू भी समझना चाहिए, फॉल्स भी समझना चाहिए। गुड एंड बैड में तुमको गुड भी समझना चाहिए, बैड भी समझना चाहिए। नाउ यू टेल मी, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बैड, हाउ विल यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ गुड? मेकिंग सेंस है ना? इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ बैड, हाउ विल यू नो दैट दिस इज गुड एंड दिस इज बैड? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड बोथ द थिंग्स, तुमको दोनों चीज को समझना जरूरी है। और ये थियरी हिजल ने काफी साल पहले बताया, ठीक है? देखो इस मेथड को क्या बोलते हैं, दिस मेथड ऑफ एनालिसिस व्हिच इज बेस्ड ऑन द अपोजिट्स इज नोन एज डायलेक्टिक्स। क्या बोलते हैं? Dialectics. Dialectics. It is called as dialectics. In this method, a theory is proposed at the beginning which is called as a thesis.
तो मैंने कहा ना पहले एक चीज को सामने रखा जाएगा, उस चीज को जिसको रखा गया है उसको क्या बोलते हैं? थीसिस. One thing which has been kept in front of you, that thing will be considered as to be thesis. Okay? Then उसके बाद क्या होगा? उस चीज के ऊपर क्या होगा? कॉन्ट्रडिक्शन होगा. मैंने एग्जांपल दिया था तुमको. इफ आई से दैट बॉयज आर द बेस्ट, दिस इज माय थीसिस. ये मेरा थियरी है ना माय डियर स्टूडेंट्स. आई हैव क्लेम्ड दिस थिंग दैट बॉयज आर द बेस्ट. Obviously there will be someone who will be contradicting this statement, who will be saying no sir, you are wrong, boys are not the best, girls are the best. है ना? contradiction आया. मतलब then another theory is proposed which is contrary to the thesis. मैंने जो thesis रखा boys are the best, उसको क्या मिला? contrary मिला. उसको opposite ideas ने hammer किया है. बराबर है कि नहीं? तो ये जो अपोजिट आइडियाज हैमर हो रहा है टुवर्ड्स माय थीसिस, मेरे थीसिस के अगेंस्ट कोई तो बोल रहा है, इसको हमने बताया था. क्या बोलते हैं इसको? एंटीथीसिस. क्या बोलते हैं इसको? Antithesis. इट इज कॉल्ड एज एंटीथीसिस. बराबर है कि नहीं? अब दोनों भी चीज को देखा जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स. थीसिस को भी देखा जाएगा, एंटीथीसिस को भी देखा जाएगा. क्या बोल रहा हूं मैं? थीसिस को भी देखा जाएगा, एंटीथीसिस को भी देखा जाएगा. और जो सही लगा, फाइनली जो सही लगा उसको कंसिडर किया जाएगा. एंड दैट कंसिडरेशन वुड बी कंसिडर्ड एज और वुड बी कॉल्ड एज सिंथेसिस. उसको क्या बोला जाएगा? सिंथेसिस. यस. देखो जरा स्टेटमेंट को. आफ्टर अ थरो लॉजिकल डिस्कशन ऑफ बोथ द न्यू थीसिस इज प्रपोज्ड व्हिच इंक्लूड्स द गिस्ट ऑफ बोथ द थीसिस एंड द एंटीथीसिस. This process of arriving at a new thesis is called synthesis. Okay, यहाँ पे एक वर्ड है gist. gist का मतलब combination, mixture. Okay, gist means combination, mixture. चलो ये go through कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़े. ओके स्टूडेंट्स, एनी डाउट? देखो चैट बॉक्स में कुछ तो है, तो लेट मी चेक. सर ग्रास्पिंग मींस, ग्रास्प करना मतलब टू अंडरस्टैंड, टू एसिमुलेट. ओके, हम बोलते हैं ना कि इसका ग्रास्पिंग पावर स्लो है, इसका ग्रास्पिंग पावर अच्छा है. तो वो ग्रास्प मतलब टू अंडरस्टैंड. ओके, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्ररी? कॉन्ट्ररी का मतलब होता है अपोजिट. कॉन्ट्ररी का मीनिंग होता है अपोजिट. ओके, आई विल राइट ओवर हियर आल्सो. Okay, arriving means to come to a conclusion. Arriving. Okay, arriving to come to a conclusion. अरे हिजल, हिजल उसका नाम शॉर्टकट में यूज किया है रे. हिजल का मतलब लोग पूछ रहे इसका मतलब क्या है? हिजल जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हिजल, उसी का थियरी पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो उसका खाली हिजल ये सरनेम को यूज किया है. ठीक है, ओके. चलो जस्ट चेक इफ एनीथिंग मोर इज देयर यू वांट टू आस्क और एल्स वी कैन प्रोसीड फर्दर. ठीक है, गिव मी द फीडबैक. ठीक है,
कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। No doubt, sir. No doubt, sir. No doubt. नो डाउट। ओके स्टूडेंट्स, चलो फिर नेक्स्ट कॉलर के पास बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉलर का नाम है लियोपोल्ड वोन रैंक। क्या नाम है? लियोपोल्ड वोन रैंक। ओके, अब तुम बोलोगे सर ये ऐसा कैसे नाम है? ऑब्वियसली माय डियर स्टूडेंट, ये यूरोपियन नाम है, उनको हमारा नाम अजीब लगेगा। हमको उनका नाम अजीब लग रहा है, वैसे उनको हमारा नाम अजीब लगेगा। जैसे कि सबरिश, तो ये सबरिश हम बोलते हैं तो कितना इजीली बोलते हैं, वो क्या बोलेंगे? साबारिस। व्हाट इज दिस साबारिस, है ना? उनको अपना नाम अजीब लगेगा। तो ये फैक्ट है, वी कांट डू एनीथिंग, हमको उनका नाम अजीब लगता है। लियोपोल्ड वोन रैंक, सर कितने लोगों का नाम है? एक ही का नाम है बाबा। चलो, lived from the period 1795 to 1886 के पीरियड में रहे वो, और क्या किया इन्होंने जानना जरूरी है, बराबर है कि नहीं? क्या कैसे कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स द वर्क ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट लियोपोल्ड वोन रैंक। कौन थे, क्या करते थे, उसके बाद में देखते हैं उन्होंने क्या कहा करके। कुछ अलग कहा कि इन्होंने भी वैसे ही कुछ कहा। चलो देखते हैं। Historiography of the 19th century was greatly influenced by the thoughts of Leopold von Ranke of the Berlin University. तो एक तो समझ में आ गया कि ये बर्लिन यूनिवर्सिटी में बिलोंग करते थे। मुझे कोई बता सकता है बर्लिन कहाँ पे आता है? बर्लिन जर्मनी। एग्जैक्टली। तो मतलब ये समझ में आता है कि ये कहाँ को बिलोंग करते थे? जर्मनी को बिलोंग करते थे। मैंने तुमको बताया था मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स या तो फ्रांस के रहेंगे या तो जर्मन के रहेंगे। तो ये कहाँ के हैं? जर्मन के हैं। इसके बाद एक नीचे एक दाढ़ी वाले बाबा है, दाढ़ी वाले अंकल, वो दाढ़ी वाले अंकल भी जर्मनी को ही बिलोंग करते थे। ठीक है। चलो हम लोग वो आगे देखेंगे, फिलहाल इनको देखते हैं। He spoke about the critical method of historical research. क्या समझा my dear students, क्या समझा? पहले तो ये समझ के लो कि यहाँ तक क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि हिस्टोरियोग्राफी ऑफ द 19th सेंचुरी वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द थॉट्स ऑफ लियोपोल्ड वोन रैंक ऑफ बर्लिन यूनिवर्सिटी। ये बर्लिन यूनिवर्सिटी में बिलोंग करते थे। लियोपोल्ड वोन रैंक इनका नाम था, और इनके वजह से 19th सेंचुरी के दौरान बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। ठीक है, क्या किया इन्होंने? He spoke about critical method of historical research. इन्होंने कहा कि हिस्टोरिकल रिसर्च में क्रिटिकली इवैल्यूएट होना चाहिए। हम भी तो यही बोलते हैं, हिस्टोरियोग्राफी का मतलब यही तो होता है। कोई बताएगा डेफिनेशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी? The writing of critical historical narrative. The writing of राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव। तो वही बात हो रहा है ना यहाँ पे भी, क्रिटिकल मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। थोड़ा उल्टा पुल्टा बोल दिया तो क्या अलग हो जाता है क्या? बताओ मुझे। No, sir. No, sir. वही हो गया यहाँ पे, वही हो गया यहाँ पे, क्रिटिकल मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, वही बात कर रहे हैं ये। चलो आगे देखते हैं क्या बोला इन्होंने। हाँ निहित, यस निहित ने हाथ रेस किया था। यस निहित, सर डेफिनेशन बोलने का था। डेफिनेशन बोलने का था, सॉरी निहित, वो ऐसे ही कोरस में ही पूछा था मैंने, तो जिन्होंने बोला वो ठीक है। ठीक है, ओके। He put emphasis on the utmost importance of information gathered through the original documents. ध्यान दो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या कहा इन्होंने, किसके ऊपर ज्यादा एम्फोसिस दिया? एम्फोसिस देना मतलब टू गिव इंपॉर्टेंस। लिख के लेते हैं हम लोग। एम्फोसिस टू गिव इंपॉर्टेंस। इन्होंने किसके ऊपर इंपॉर्टेंस दिया माय डियर स्टूडेंट्स? He put emphasis on utmost importance of information gathered through original documents. इनका मानना था कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के थ्रू जो इंफॉर्मेशन हमको मिलता है उसको ही इंपॉर्टेंस देना चाहिए। सही बात है, अच्छी बात है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, उसके थ्रू इंफॉर्मेशन मिल रहा है, मतलब इंफॉर्मेशन क्या रहेगा? जेन्युइन रहेगा, सही रहेगा, उसमें हमको कुछ डाउट करने का जरूरत नहीं है। यहाँ तक तुमको समझा कि नहीं समझा, मुझे बताओ। समझा सर। समझा सर। समझा वो लोग रहते, नहीं समझा वो इंसान मेरे से बात करे।
यस समझा सर। अरे नहीं समझा वो बात करे बोल रहा हूँ तो कोई बात नहीं करेगा मतलब मैं समझ जाऊंगा कि सबको समझा। देखा कोई बात नहीं कर रहा। That means everyone has understood. Still I'll repeat. Okay, हम पढ़ रहे हैं लियोपोल्ड वॉन रैंक के बारे में। इन्होंने बर्लिन यूनिवर्सिटी में अपना एजुकेशन इम्पार्ट किया था एंड ही स्पोक अबाउट द क्रिटिकल मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। ठीक है, अटमोस्ट मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अटमोस्ट वेरी वेरी ओके, I'll write very much, very much important या excessive important ऐसा बोल सकते हैं। ओके ओके, he also stated that all types of documents associated with the historical event need to be examined with greatest care. इनका मानना था कि इतिहास के कोई भी डॉक्यूमेंट्स है उसका क्या होना जरूरी है, एग्जामिनेशन होना जरूरी है, उसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन होना जरूरी है कि सच में वो डॉक्यूमेंट जेन्युइन है या नहीं, सच में वो डॉक्यूमेंट जेन्युइन है या नहीं, इस चीज का इवैल्यूएशन होना चाहिए। ऐसा मैंने नहीं कहा, this thing was not been said by Mani sir, this was been said by Leopold von Ranke। मैं तो सिर्फ बता रहा हूं तुमको कि उन्होंने ऐसा कहा, समझे क्या कहा उन्होंने कि all types of documents associated with historical event need to be examined। लेकिन कैसा, आंख बंद करके एग्जामिन करना है क्या, नहीं, ग्रेटेस्ट केयर, सावधानी से उसको क्या करना है, एग्जामिन करना है। ठीक है ठीक है, आगे क्या कहा, he believed, कहा नहीं अभी उन्होंने ही बिलीव किया, he believed that with this method it was possible to reach the historical truth। अगर इस तरीके से अगर हम करेंगे इवैल्यूएशन तो हमको इतिहास का सत्य पता चलेगा, रियल ट्रुथ पता चलेगा ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट। he criticized imaginative narration of history। मेरे को ऐसा लगा, मैंने ऐसा सोचा, मुझे सपने में ऐसा दिखा, ये सब चीजें सच थोड़ी ना होती है। सपने कैसे भी देख सकते हैं, तुम सपने में अपने आप को सुपरमैन बनते हुए देखो, तुम सपने में अपने आप को वंडर वुमन बनते हुए देखो, सुबह उठ के देखोगे तो बेड पे ही पड़े रहते हो, बराबर है कि नहीं, थोड़ी ना आसमान में उड़ रहे हो, नहीं, वो जस्टिस लीग देख के ज्यादा इम्पैक्ट हो जाता है, लेकिन बाद में जब आँख खुलता है तो समझ जाता है कि दिस इज आवर लीग, माय होम माय लीग, यस, तो घर ही अपना लीग है। तो फिर दैट इज व्हाट ही इज सेइंग, ही क्रिटिसाइज ऑन इमेजिनेटिव नरेशन, इमेजिनेशन करके इतिहास चलता नहीं है। अगेन उनकी अपनी ये जो बात है, ये थोड़ी ना रोड पे खड़े रह के चिल्लाएंगे, सुनो 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 भाइयों और बहनों सुनो, मैं ये बोल रहा हूँ, अरे कुछ भी ऐसा करेंगे तो लोग पागल ही समझेंगे, है कि नहीं। तो फिर ऐसा थोड़ी ना कोई अपनी बात मनाता है। ऑब्वियसली यस निमेश, यू आर करेक्ट, ही सेड दिस थिंग थ्रू बुक्स, बुक के मदद से कहा। कलेक्शन ऑफ हिज आर्टिकल्स इज पब्लिश्ड इन 2 बुक्स एंटाइटल्ड, क्या टाइटल्ड है भाई, द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री एंड द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये 2 किताब है माय डियर स्टूडेंट्स। मैं ये नहीं कहूंगा कि दोनों भी किताब खरीद के पढ़ो, जरूरत ही नहीं है, बट 2 किताब है जिसके माध्यम से उन्होंने लोगों को अपनी बात समझाई। क्या बात समझाई कि भाई इतिहास का कोई भी चीज है तो उसको क्या करो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे ही यकीन करो। अरे भाई जो भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है उसको पहले एग्जामिन करो कि वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है कि नहीं। अरे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फिर इससे हमको इतिहास का सत्य पता चलेगा, क्योंकि वो किसके अगेंस्ट थे, वो काल्पनिक चीजों के अगेंस्ट थे, इमेजिनेटिव चीजों के अगेंस्ट थे, माइथोलॉजी के अगेंस्ट थे।
और ये उनकी अपनी जो बात है ये इन्होंने अपने 2 किताबों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई. एंड द नेम्स ऑफ द बुक्स वर द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री एंड द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. बोलो नहीं समझा? भाई सब पूछता हूँ तभी समझा बोलने का रहता है, मैं तो सच में बोलने का कोई नहीं समझा. 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 Yes, sir. ओके फाइन. चलो देख के ले लो एक बार लियोपोल्ड वन रैंक को, और कुछ डाउट रहेगा तो पूछो. वेरी गुड. चलो लेट्स सी कार्ल मार्क्स. ओके, so Karl Marx basically, as I said, was a German philosopher. Philosopher मतलब the person who gives his own ideology to the world. वो लोगों को अपना विचार बताते हैं. जो लोग उनके विचार से सहमत होते हैं वो उनके फॉलोअर्स बन जाते हैं, और जो उनके विचारों से सहमत नहीं है वो नहीं है, नॉन फॉलोअर्स, नो प्रॉब्लम. है कि नहीं? तो कार्ल मार्क्स का क्या आइडियोलॉजी था मैं तुमको बताता हूँ. कार्ल मार्क्स के हिसाब से दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति कोई है तो वो है वर्कर्स, लेबर्स, फार्मर्स, पीजेंट्स. ये कार्ल मार्क्स के हिसाब से उनका थियरी है. I hope you have understood. Karl Marx insisted on the fact that in this world, the most important personality are the laborers, are the workers, are the farmers, are the peasants. उनके हिसाब से ये लोग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. और ये आइडियोलॉजी उन्होंने कई कंट्रीज में जाके बताई. जर्मनी में भी बताया. जर्मन्स को अच्छा नहीं लगा, जर्मनी के खुद के लोगों को अच्छा नहीं लगा कि कार्ल मार्क्स जो बोल रहे हैं ये हमारे इधर एप्लीकेबल नहीं है. फिर वो दूसरे कंट्री में गए. तो कहाँ पे गए? वो रशिया में गए माय डियर स्टूडेंट्स. और रशिया में जाकर उन्होंने अपना ये आइडियोलॉजी इम्पार्ट किया. एंड पीपल ऑफ रशिया एडवोकेटेड द आइडियोलॉजी ऑफ कार्ल मार्क्स. और उनके इस आइडियोलॉजी को, उनके इस फिलोसफी को नाम दिया गया कम्युनिज्म. क्या नाम दिया गया? कम्युनिज्म. ओके, इसका टोटली अपोजिट है. इसका टोटली अपोजिट होता है कैपिटलिज्म. कोई बता सकता है कैपिटलिज्म कहाँ चलता है करके? हमको ये तो समझा कि रशिया में कम्युनिज्म. अमेरिका, यूएसए. किसने बोला अमेरिका? हरिश्चंद्र. सर कैपिटलिज्म यूएसए है. यस हरिश्चंद्र, यू आर करेक्ट. कैपिटलिज्म यूएस में है. ठीक है, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया जाता है? ओनर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को. ओनर एंटरप्रेन्योर मतलब समझते हैं ना, कोई बिजनेस का मालिक है तो उसको वहां पे इंपॉर्टेंस है. वर्कर्स को इंपॉर्टेंस नहीं है. कहाँ पे? अमेरिका में. कहाँ पे इंपॉर्टेंस है? रशिया में. गेटिंग द डिफरेंस? बात समझ में आ रही है? Yes, sir. कम्युनिज्म समझा, वर्कर्स को इंपॉर्टेंस है तो कम्युनिज्म, ओनर को इंपॉर्टेंस है तो कैपिटलिज्म. ठीक है, ठीक है. यस सर. Yes, sir. तो कार्ल मार्क्स का था ये थियरी, और उन्होंने उनके पीरियड के टाइम पे कुछ तो कहा. तो क्या कहा जान के लेते हैं. ओके, व्हाट वाज हिज आइडियोलॉजी और व्हाट वाज हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स हिस्टोरियोग्राफी. लेट्स सी. इन द later half of the 19th century, a new school of thought arose, keeping in the view the new thesis formulated by Karl Marx. क्या समझा? 19th सेंचुरी में एक नया स्कूल ऑफ थॉट, एक नया विचार सामने आया, जो कि किसने बनाया था? कार्ल मार्क्स. यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. 19th सेंचुरी, न्यू स्कूल ऑफ थॉट फॉर्मुलेटेड बाय कार्ल मार्क्स. 3 चीज को याद रखना है. चाहे तो मैं तुमको हाईलाइट करके देता हूँ. क्या है? 19th सेंचुरी, न्यू स्कूल ऑफ थॉट फॉर्मुलेटेड बाय कार्ल मार्क्स. बराबर बराबर. ठीक है. अब कार्ल मार्क्स, अंकल कार्ल मार्क्स ने क्या कहा ये भी तो जानना जरूरी है. व्हाट वाज द सेइंग ऑफ अंकल कार्ल मार्क्स? देखते हैं. अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, हिस्ट्री वाज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज.
कार्ल मार्क्स के हिसाब से इतिहास जो है वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज पे नहीं बेस्ड है। अब तुम बोलोगे सर पहले बताओ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज मतलब क्या? तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है फिक्स्ड और आइडियाज का मतलब होता है विचार। वो तो तुमको मालूम है। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स फिक्स्ड, आइडियाज मतलब विचार। तो उनके हिसाब से, कार्ल मार्क्स के हिसाब से, हिस्ट्री वाज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, इट वाज अबाउट लिविंग पीपल। फिक्स्ड चीजों के ऊपर नहीं बेस्ड है, ये इंसान के ऊपर बेस्ड है। और इंसान के ऊपर बेस्ड है मतलब ये क्या रहेगा माय डियर स्टूडेंट्स? इट इज गोइंग टू बी कीप ऑन चेंजिंग। अरे इंसान अभी क्या बोला उसको शाम को पूछेगा तो पलटी मारता है, बराबर है कि नहीं? है ना? तो सुबह में गुड मॉर्निंग बोलता है, रात को पूछेगा तो गुड इवनिंग बोलता है। ऑब्वियसली वैसे ही बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि इट इज लाइक चेंजिंग नेचर ना। लिविंग बींग्स के ऊपर है, लिविंग पीपल के ऊपर है, तो ऑब्वियसली इट इज बाउंड टू चेंज। यहाँ तक समझा कि नहीं समझा? समझा सर। समझा। मेरा ये किधर गया बाबा? इट वॉज अबाउट लिविंग पीपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो। Human relationships are shaped by the fundamental needs of people and the ownership as well as the nature of prevalent means of production to meet those needs. सर कुछ नहीं समझा। मुझे पूरा पता है तुमको किधर क्या समझेगा और किधर क्या नहीं समझेगा। डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, चलो। जहां तक पहले बताया एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज क्यों है करके, है ना? हिस्ट्री इज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड इट्स अबाउट लिविंग पीपल। यहाँ तक समझा सबको? यस सर। अब हम लोग आगे की कहानी देखते हैं। ठीक है, उन्होंने ऐसा कहा कि हिस्ट्री वाज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज बट इट इज अबाउट लिविंग पीपल। तो ऐसा क्यों कहा? अब वो बात उनको प्रूव करना पड़ेगा, तो उन्होंने उस बात को अपने नेक्स्ट सेंटेंस में प्रूव किया माय डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि ह्यूमन रिलेशनशिप्स जो है उनके हिसाब से ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर शेप्ड, कुछ चीजों के ऊपर बेस्ड होता है। क्या चीजों के ऊपर बेस्ड होता है? फंडामेंटल नीड्स ऑफ द पीपल। ये पहला चीज हुआ, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, फंडामेंटल नीड्स ऑफ द पीपल, देन ओनरशिप, देन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ये तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ह्यूमन रिलेशनशिप्स। अब ह्यूमन रिलेशनशिप्स किसका? एक ओनर का एक वर्कर के साथ, एक वर्कर का ओनर के साथ। ठीक है, क्योंकि हमने दो चीज देखा, मैं डिस्कस, कैपिटलिज्म देखा, कम्युनिज्म देखा। मुझे बताओ कि वर्कर इंपॉर्टेंट है कि ओनर इंपॉर्टेंट है? सर दोनों ही सर important। दोनों इम्पोर्टेंट है। Some people said कि worker, some said owner and some said दोनों इंपॉर्टेंट है। तो आंसर क्या है हमारे स्टूडेंट्स? दोनों इंपॉर्टेंट है। सिर्फ वर्कर रह के भी काम नहीं चलेगा, सिर्फ ओनर रह के भी काम नहीं चलेगा। वी वांट बोथ ऑफ देम, यस और नो? एंड ये बोथ ऑफ देम कुछ चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे कि फंडामेंटल नीड्स ऑफ द पीपल। देखो, एक सोसाइटी में अगर प्रोडक्शन करना है, मतलब वर्कर और ओनर किसके लिए काम कर रहे हैं? लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के नीड के लिए काम कर रहे हैं। तो वही हो गया फंडामेंटल नीड्स ऑफ पीपल, मतलब बेसिक नीड्स ऑफ पीपल। फंडामेंटल नीड्स ऑफ पीपल मतलब बेसिक नीड्स ऑफ पीपल। तो ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया। ह्यूमन रिलेशनशिप्स बताया जा रहा है हाँ क्या? ह्यूमन रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। ओके, ह्यूमन रिलेशनशिप्स अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स आर शेप्ड मतलब आर बेस्ड ऑन द बेसिक नीड्स ऑफ पीपल। फंडामेंटल नीड्स ऑफ द पीपल, बेसिक नीड्स। तो पहला समझा फंडामेंटल नीड्स क्या है, बेसिक नीड्स पे डिपेंड करेगा। दूसरा डिपेंड करेगा ओनरशिप पे। माय डियर स्टूडेंट्स, तुमको प्राइवेट कंपनीज अच्छा लगता है, पब्लिक कंपनीज अच्छा लगता है कि दोनों भी जॉइंट रहना चाहिए? जॉइंट रहना चाहिए। ज्वाइंट रहना चाहिए। दोनों भी रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग से इंस्पायर्ड है माय डियर स्टूडेंट्स। हमारा कंट्री जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करता है।
हम लोग सिर्फ प्राइवेट को ज्यादा जोर नहीं देते या हम लोग सिर्फ पब्लिक को ज्यादा जोर नहीं देते, हम दोनों को इक्वली लेके चलते। अपने यहाँ पे अगर एयरटेल है, आइडिया है, जियो है, तो अपने यहाँ पे BSNL MTNL भी है, बरोबर है कि नहीं? आया ना? Yes, sir. Yes, sir. Okay? Yes. ये जो दूसरा एलिमेंट है वो है ओनरशिप। क्या है? ओनरशिप, ठीक है। और जो थर्ड एलिमेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, भले नीड्स कितना भी रहे, भले ओनरशिप किसके पास भी रहे, लेकिन जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है? वो लिमिटेड है। अब मैं तुमको बताता हूँ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या। माय डियर स्टूडेंट्स, कोई भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ चीजें चाहिए होती है, उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमारे हिसाब से, इकोनॉमिक्स के हिसाब से 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड मतलब जमीन, लेबर मतलब काम करने के लिए जो लेबर रहेगा, इंसान रहेगा, कैपिटल मतलब पैसा, एंटरप्रेन्योर मतलब मालिक, बराबर है कि नहीं? अब देखते हैं, कोई भी चीज प्रोड्यूस करना है, कोई भी XYZ चीज प्रोड्यूस करना है, लैंड चाहिए कि नहीं? जमीन चाहिए, हवा में थोड़ी ना प्रोड्यूस होगा। तो वी वांट लैंड, लैंड इज अ बेसिक कंपोनेंट। अब उस जमीन पे क्या जानवर लोग काम करेंगे? इंसान चाहिए, तो लेबर इज द सेकंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट। अब मुझे बताओ, लैंड, लेबर ये सब क्या पॉकेट में मिलेगा? क्या No, sir. कैपिटल, पैसा, बराबर है कि नहीं? अब लैंड, लेबर, कैपिटल ये सब क्या अपने आप आएगा? ऑटोमेटिकली आएगा? Owner, right? Owner. टकली भी नहीं आएगा, ऑटो में टकला भी नहीं आएगा। ये सब चीजों को एक पर्सन ऑर्गेनाइज करेगा, उस पर्सन को बोलते हैं ओनर, उस पर्सन को बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। तो ये हुए हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ही बोला जाता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोला जाता है? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। इतना कोई बताता नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, इतना कोई नहीं बताएगा तुम। समझा क्या? ठीक है, क्यों बता रहा हूँ? ताकि तुमको ये चीज समझे और इससे रिलेशन समझे कि कार्ल मार्क्स जी क्या बताना चाहते थे करके, ठीक है? वरना तो ऐसे रट्टा तो मार सकते हैं। ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर शेयर्ड बाय द फंडामेंटल नीड्स ऑफ द पीपल, ओनरशिप एज वेल एज द नेचर एंड प्रिवेलेंट मींस ऑफ द प्रोडक्शन टू दोस पीपल। आ गया? ये सोचा कि ये सब पोपड़, ये सब रट्टा मार के क्या मतलब? समझना तो चाहिए कि क्या बता क्या रहे थे भाई, है ना? तो वो बता रहे थे कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। पहला है फंडामेंटल नीड्स ऑफ द पीपल, दूसरा है ओनरशिप, और तीसरा है प्रिविलेंट मींस ऑफ प्रोडक्शन। प्रिविलेंट मींस ऑफ प्रोडक्शन। आर वी क्लियर टिल हियर? Yes, Yes. Sir. yes, sir. किसी को भी डाउट है तो मैं फिर से बताऊंगा। किसी को भी डाउट है तो मैं फिर से बताऊंगा, जस्ट मुझे एक बार बोलो सर हमको डाउट है। डाउट है बोला कि डाउट नहीं है बोला? नहीं है। Doubt नहीं है बोला. ओके फाइन। ओके, निमेश, यू हैव आस्क्ड वन डाउट इन चैट बॉक्स। मुझे समझा नहीं क्या क्वेश्चन है। कैन यू जस्ट अनम्यूट एंड? बहुत बड़ा हार्ड डिस्क लोड नहीं लेता। यस निमेश प्लीज, वो क्या सर? इंटरनल साउंड विल कम टू, मतलब निमेश ओए वीडियो गेम तो नहीं खेलते बैठ रहा? निमेश अनम्यूट नहीं करेगा, सिर्फ चैट करेगा क्या? निमेश मैं कैसे बता पाऊंगा? स्प्लिट निमेश, यू हैव टू अनम्यूट। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा स्प्लिट स्क्रीन, ओके ओके, उसके बारे में बता रहे थे। ओके फाइन, चलो वो तो हो गया टॉपिक। चलो सबरिश, स्ट्राटा का मीनिंग मैंने अभी तक स्ट्राटा के पास पहुंचा नहीं, तो थोड़ा रुक जाओ, स्ट्राटा बता दूंगा तो फिर मीनिंग क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ओके, और कुछ डाउट सर? प्रिविलेंट मींस एग्जिस्टिंग। प्रिविलेंट किधर गया रे? प्रिविलेंट मींस एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग मींस ऑफ प्रोडक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे, the accessibility of these means to different strata of the society may not be equal। बहुत सिंपल बात बताई, बहुत सिंपल बात।
सोसाइटी के अलग अलग जगहों में, सोसाइटी मतलब अपना जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है उसका बात नहीं कर रहा हूँ, सोसाइटी मतलब अलग अलग जो रीजन्स है ना, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, ऐसा अलग अलग, ठीक है। द एक्सेसिबिलिटी, द अवेलेबिलिटी, the availability of these means to different strata मतलब ग्रुप, strata मतलब ग्रुप ऑफ द सोसाइटी may not be equal। मुझे बताओ, अपने यहाँ पे गड्ढा खोदते हैं तो पहले तो मट्टी निकलता है, मट्टी के बाद दगड़ निकलता है, और दगड़ के बाद निकलता है पानी। क्या निकलता है? पानी। लेकिन अगर गल्फ कंट्रीज में है ना, यूएई में वगैरह अगर गड्ढा खोदेंगे तो पहले तो मिट्टी निकलेगा, फिर दगड़ निकलेगा, और फिर क्या निकलेगा? नहीं, डायरेक्ट पेट्रोल नहीं निकलेगा निकलेगा क्रूड ऑयल। क्या निकलेगा? क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, जिसका भाव अभी आसमान छू रहा है, बराबर है कि नहीं? और अपनी वाट लगा रहा है। सेंचुरी हो गया, पेट्रोल ने सेंचुरी कर दिया। यस, तो क्रूड ऑयल से ऑब्टेन किया जाता है पेट्रोल, डीजल एंड ऑल अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। तो एक्सेसिबिलिटी ऑफ मींस ऑफ रिसोर्सेज, जो भी मींस है वो हर एक जगह में अलग अलग है कि सेम है। अब जैसे कि इंडिया में लेबर है, लेबर इज अ मीन, है ना, मैंने बताया था मींस ऑफ प्रोडक्शन में लेबर यहाँ पे इजीली अवेलेबल है कि डिफिकल्ट है? इजीली इजीली अवेलेबल है। इजीली अवेलेबल है। तो वही बता रहा हूँ मैं। तो कुछ जगह ऐसे रहेंगे जहाँ पे लेबर, मतलब जैसे दुबई वगैरह में लेबर कम है, तो यहाँ से लोगों को वो हायर करते हैं, वहाँ पे बिजनेसेस ज्यादा है लेकिन लेबर कम है, तो दूसरे कंट्रीज से वो लेबर को हायर करते हैं, बराबर है कि नहीं? तो ये बात सही हुआ। द अवेलेबिलिटी ऑफ दीज मीन्स टू डिफरेंट स्ट्रेटा, टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी में नॉट बी इक्वल। सब जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या? नो सर। नो अब इस इनइक्वालिटी की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, हाँ या ना? यस सर होगा। चल देखते हैं। दिस inequality causes a division of the society into classes। तो इस इनइक्वालिटी की वजह से दो क्लास का क्रिएशन होता है। तुम समझ जाओगे दो क्लास कौन सा है। एक वो क्लास जिसके पास सब कुछ होता है, और दूसरा क्लास जिसके पास कुछ नहीं होता है। सब जिसके पास सब कुछ होता है वो कौन होता है? वो होता है ओनर, बराबर है कि नहीं? वो होता है ओनर। और जिसके पास नहीं होता है वो कौन होता है? वो होता है वर्कर। अब मुझे बताओ कि वर्कर ओनर को एक्सप्लॉइट करता है कि ओनर वर्कर को एक्सप्लॉइट करता है? एक्सप्लॉइट का मतलब पता है ना? Am I audible? मेरा बात सुनाई दिया? यस सर। यस सर। मैंने पूछा कि वर्कर ओनर को एक्सप्लॉइट करता है या ओनर वर्कर को एक्सप्लॉइट करता है? ओनर वर्कर को। ओनर वर्कर को हमेशा एक्सप्लॉइट करता है, बराबर है कि नहीं? 8-8, 10-10, 12-12 घंटे काम कराता है, वहां पे वर्किंग एटमॉस्फेयर प्रॉपर नहीं होता है, सैलरी टाइम पे नहीं मिलता है या सैलरी कम मिलता है। तो ये सब एक्सप्लॉइटेशन किसके पास से आता है? ओनर के पास से आता है। किसके टुवर्ड्स आता है? वर्कर के टुवर्ड्स आता है। इसीलिए आप तुमको समझा रहेगा कि कार्ल मार्क्स ने अपने थियरी में, अपने कम्युनिज्म में वर्कर्स को क्यों इंपॉर्टेंस दिया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द थियरी ऑफ कार्ल मार्क्स। यस यस सर। चलो देखो, this inequality causes a division of the society into two classes leading to class struggle. According to Marx, human history is the history of the class struggle, as the class that owns the means of production economically exploits the rest of the classes। देखो, वो पहला क्लास उन्होंने बताया, उन्होंने मेंशन नहीं किया ओनर करके, उन्होंने क्या बोला? क्लास बोला। तो वो क्लास जो ओन करता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो ओन करता है वो कौन हो गया? ओनर हो गया, बराबर है कि नहीं? तो ओनर जो है वो बाकी सबको क्या करता है? एक्सप्लॉइट करता है। ओके,
economically exploits the rest of the classes. अब अगेन उनका ये जो आइडियोलॉजी है, ये उन्होंने क्या बर्लिन यूनिवर्सिटी में खड़े रह के चिल्ला चिल्ला के बोला था क्या कि बर्लिन के नाके पे खड़े रह के चिल्ला चिल्ला के बोला था? नाके पे खड़े रह के चिल्लाया था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया था उन्होंने। उन्होंने अपना जो बात है ऑब्वियसली किताब के माध्यम से बताया था। किताब का नाम था 10 कैपिटल। ओके, तो 10 कैपिटल was a treatise written by him, is the most referred book all over the world. treatise मतलब किताब, जो बुक था, जो वर्क उन्होंने किया था, उसको ही treatise बोला है। ओके, book. Have you understood, my dear students? Yes. Yes. चलो, तो हमने आज 3 चीजों को देखा। हमने हिजल के थियरी को अच्छे से देखा, हमने लियोपोल्ड बोन रैंक के थियरी को देखा, और हमने कार्ल मार्क्स के थियरी को देखा। ठीक है, अब बच गए हैं और दो लोग मतलब एक एनालिस्ट स्कूल है और एक मिचेल फोकल है। ठीक है, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी भी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन लोगों के हिसाब से देखेंगे तो एक ही इंसान बाकी है, दैट इज मिचेल फोकल, और 2 आइडियोलॉजी बाकी है। ठीक है, analyst school is based on an ideology and feminist historiography is also an ideology. So those concepts obviously we will be seeing in the next lecture of history. Okay, fine. I hope you have understood all the concepts. अच्छे से समझा मेरे ख्याल से। खाली Yes. करना जरूरी है, रिवाइज। Yes my dear students, रिवाइज करना जरूरी है। Okay, Okay.